Hi everyone, welcome to Magnet Brains. This is your biology teacher पलक रखियानी. इस वीडियो में हम देखेंगे हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन के इंटरमीडिएट लेवल एमसीक्यूज. हमें पता है एमसीक्यूज होते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. तो कुछ लोगों का सवाल होता है कि मैम क्या हम ये वीडियो देख सकते हैं अगर हम ओलंपियाड की तैयारी नहीं भी कर रहे हों. सो यू कैन एक्चुअली वॉच दिस. ओलंपियाड बेसिकली आपके जो बोर्ड्स हैं सीबीएसई एनसीईआरटी पे बेस्ड ही रहता है और उसी की तैयारी को स्ट्रॉन्ग करता है. तो बिल्कुल आप इस वीडियो को देख सकते हैं. इस वीडियो में आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे काफ़ी सारे. आपको कमेंट सेक्शन में बने रहना है, हर क्वेश्चन का आंसर बताना है ताकि आपकी जो है ना तैयारी प्रिपरेशन और भी ज़्यादा बेहतरीन हो सके. सो मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आपको केजी से लेकर 12 तक बिल्कुल फ्री वीडियोस मिलती हैं. यानी ऐसा नहीं है हमारे 2-3 वीडियो देखोगे तो आपको किसी भी टाइप का कोई चार्ज लगेगा. एंड आगे बढ़ने से पहले एक और बात बता दूं कि अब मैग्नेट ब्रेन्स पे आपको मिलती हैं बुक्स एंड ई बुक्स. यानी जितना भी हमारा क्वालिटी कंटेंट है वो सब आप ले सकते हैं. सिंपल सा प्रोसेस है. डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी है, उसमें एक छोटा सा फॉर्म है. उस फॉर्म को फिल कीजिए एंड हमारी एमबी की टीम आपसे जल्द से जल्द कॉन्टैक्ट करेगी. सो लेट्स स्टार्ट द सेशन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. जाइए इंटरमीडिएट लेवल. सो थोड़ा आइडिया दे दूं, लाइक नेशनल साइंस ओलंपियाड में डिफरेंट लेवल्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो मेनली अपन 3 लेवल लेते हैं उसमें, बिगनर्स, इंटरमीडिएट, अचीवर्स. तो बिगनर्स लेवल हम ऑलरेडी कर चुके हैं पिछले सेशन में. इंटरमीडिएट लेवल इज लाइक अ बिट लेवल अप वाली लेवल है. तो मेरे हिसाब से बिगनर्स एंड इंटरमीडिएट बेस्ट होते हैं ताकि यहाँ से आपका बेस स्ट्रॉन्ग होता है. तो कहीं की भी तैयारी हो यार, ऑब्जेक्टिव है इसका मतलब ये नहीं कंसेप्ट नहीं पढ़ना है. सबसे बेस्ट कंसेप्ट यहीं क्लियर होता है. तो अगेन बिल्कुल तैयार हो जाए कमेंट सेक्शन में आंसर बताने के लिए. और अपनी चैट जो है ना थोड़ी देर के लिए पॉज कर देना, जब तक आंसर मैं पूछूं तब तक आंसर बता दो. चलिए बिगिनिंग विथ क्वेश्चन नंबर 1 ऑन योर स्क्रीन. क्वेश्चन कहता है वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रेट्स कैन नॉट बी इनहेरिटेड. दिस वन इज. यानी इन 4 ऑप्शन में आपको दिए गए हैं कुछ ट्रेट्स, कुछ कैरेक्टर्स. तो इनमें से ऐसा कौन सा ट्रेट है जो इनहेरिट नहीं हो सकता. इनहेरिट नहीं हो सकता यानी क्या, माँ बाप से बच्चों में नहीं आ सकता, बच्चों से उनके बच्चों में नहीं जा सकता, जनरेशन टू जनरेशन पास नहीं होगा. तो कैन नॉट बी इनहेरिटेड. तो यानी कोई 3 ऑप्शन होंगे जो इनहेरिट होंगे और कोई एक होगा जो इनहेरिट नहीं होगा. तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं. ए कलर ऑफ आईज, बी कलर ऑफ स्किन, सी साइज ऑफ द बॉडी या डी नेचर ऑफ हेयर. तो आंसर कैसे बताना है फिर से बता दे रही हूँ. कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर लिखना, एक डैश लगाना और ऑप्शन बताना. बिना क्वेश्चन नंबर आंसर मत देना क्योंकि समझ नहीं आता है बाद में. जल्दी से, ये सबसे बढ़िया मौका है टू इंटरेक्ट विथ एवरीवन. क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स यार सिर्फ इंडिया ही नहीं, नेशनली नहीं, अलग अलग पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड के लोग देखते हैं. तो आप सभी की तैयारी कैसी चल रही है, एक दूसरे के आंसर देखो, एक दूसरे को करेक्ट करो. बेस्ट मौका है ये. चलिए ये इतना मैं बोलती हूँ तो मैं आपको वक्त दे रही हूँ कि आप थोड़ा टाइम लगे क्वेश्चन का आंसर बता दो. ओके, सो योर टाइम इज अप. नाउ लेट मी टेल यू. इनहेरिट यानी जो आप पास कर सको. तो हम ये हमेशा पढ़ते हैं कलर ऑफ आईज. मैं एग्जांपल्स में भी देती हूँ. यानी आंखों का जो कलर होता है, यानी पेरेंट्स और मम्मी या पापा का ब्राउन कलर है, ब्लैक कलर है, ब्लू कलर है, वो पास ऑन होता है, बिल्कुल होता है इनहेरिट. कलर ऑफ दी स्किन, यस, काला है, गोरा है, और हम कह सकते हैं मीडियम स्किन है, बहुत ज़्यादा डार्क कॉम्प्लेक्शन नहीं है, डिफरेंट टाइप के कॉम्प्लेक्शन, ये पास हो सकते हैं. साइज ऑफ द बॉडी नहीं. बॉडी का साइज यहाँ पे इनहेरिट नहीं होता है कि आप ये कह सको कि आपकी बॉडी का साइज जो है थोड़ा डिफरेंट है किसी से. तो ऐसा नहीं है लाइक मेरा ये बॉडी का साइज है तो मेरे बॉडी का साइज मेरे बच्चों में इनहेरिट नहीं होगा. या सिमिलर कहानी चलती है मेरे पेरेंट्स से. तो साइज ऑफ द बॉडी इनहेरिट नहीं होती है. नेचर ऑफ द हेयर बिल्कुल होता है. जैसे अपन कहते हैं स्ट्रेट हेयर, करली हेयर, ये पेरेंट्स से इनहेरिट होता है. तो यानी ऑप्शन सी बन जाता है क्वेश्चन नंबर 1 का इसमें करेक्ट आंसर. जिसने यही आंसर दिया है वेरी गुड, और जिसका गलत हो गया कोई बात नहीं. यानी ये टॉपिक आपको स्ट्रॉन्ग करना है. कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2, गेट रेडी फॉर इट. क्वेश्चन नंबर 2 ऑन योर स्क्रीन. इसका भी जल्दी से आंसर बताया जाए. तब तक अपन क्वेश्चन पढ़ लेते. क्या है? ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पेरेंट्स कैन बी इनहेरिटेड बाय देयर चिल्ड्रन. दिस वन इज. यानी इनमें से ऐसा, अब ये उल्टा क्वेश्चन हो गया. यानी इन चारों में से सिर्फ कोई एक ऐसा ही कैरेक्टर है जो पेरेंट से बच्चा इनहेरिट कर सकता है. वो कौन सा है? ऑप्शन पढ़ लेते हैं. डीप स्कार ऑन चिन, स्नब नोज, टेक्निक ऑफ स्विमिंग या फिर कट नोज. और ये क्वेश्चन भाई बहुत बार गलतियां करके आते हो, तो इसमें आपको मैं बता दूं जितने मैक्सिमम क्वेश्चन कवर कर पाओ ना इनहेरिटेंस पे बहुत अच्छा है. क्योंकि काफ़ी सारे हम कॉमनली एग्जाम्पल्स में तो पढ़ते हैं कलर ऑफ आई, कलर ऑफ हेयर, बट कहीं पे ये डिफरेंट टाइप के भी आते हैं. सो यू शुड नो द एग्जाम्पल्स. इसमें आप कोई सॉल्व नहीं करना है, कोई अलग कंसेप्ट नहीं लगाना है, आपको सिर्फ मैक्सिमम एग्जाम्पल्स कवर करने हैं. तो जितने ज़्यादा मेरे साथ साथ क्वेश्चन में कवर करोगे अच्छा रहेगा.
ऑलराइट, चलो भाई, अब जो है योर टाइम्स अप, आ जाती है मेरी बारी। मैं थोड़ा ही टाइम देती हूँ क्योंकि यार एग्जाम में इतना ही टाइम मिलता है। आ जाओ। डीप स्कार ऑन चिन नहीं, यानी आपके चिन में मान लो कोई चोट वोट आ गई, और एक्चुअली में मेरी चिन पे भी है, यहाँ पे एक चोट आई थी, जैसे बोलते हैं ना स्टिचेस वगैरह आ जाए। तो ये जो है ये मेरे बच्चे में नहीं ट्रांसफर होगा, अगर मेरे कोई बच्चे होंगे मान लो, है ना, तो ऐसा नहीं है कि उनमें ये वाला डीप स्कार चला जाएगा, ऐसा नहीं है, ये इनहेरिट नहीं होता है। स्नब नोज, अब आधे लोगों को ये पता ही नहीं होगा, तो इसलिए क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व किया करो। स्नब नोज इज बेसिकली एक नोज का टाइप है, नोज का एक शेप है। जैसे स्नब नोज यूजुअली काफी लोगों की होगी भी, आप एक बार नेट पे सर्च करना स्नब नोज कैसे होते हैं, तो थोड़ी उठी हुई नोज होती है, मतलब जैसे मेरी तो से नॉर्मल है, थोड़ी उठी हुई नोज होती है, ये उठी हुई छोटी सी नोज होती है और उठी हुई होती है, दैट इज बेसिकली अ स्नब नोज। तो नोज उठी हुई है मतलब क्या, ये नोज का एक शेप है। तो फॉर इंस्टेंस आप जाओ कांच में देखो, आपके नोज का जो शेप है कहीं ना कहीं किसी पेरेंट्स से मिलता हो या फिर ग्रैंड पेरेंट्स से मिलता हो। तो स्नब नोज इज बेसिकली ये एक हेरिडिटी कैरेक्टर है, हेरिडिटी ट्रेट है, ये पास ऑन हो सकता है ना, नोज का एक टाइप है ये। तो यानी दिस इज द करेक्ट आंसर। टेक्निक ऑफ स्विमिंग नहीं यार, क्योंकि मेरी मम्मी को स्विमिंग आती है, मेरे पेरेंट्स को स्विमिंग आती है, लेकिन मुझे नहीं आती है, तो ये इससे कोई मैटर नहीं करता है टेक्निक ऑफ स्विमिंग। कट नोज नहीं, नोज पे कट, देखो नोज का शेप अलग होता है, नोज पे कट अलग है। यहाँ पे आज मान लो मुझे कुछ लग जाए यहाँ पे, है ना, यहाँ आपके पेरेंट्स को कुछ लग गई होगी नोज पे, तो नोज का कट नहीं आता है हेरिडिटी से, नोज का टाइप ये कैरेक्टर आ सकता है, ठीक है। तो यानी बी स्नब नोज विल बिकम द करेक्ट आंसर। एंड एक और चीज कर सकते हो, जैसे जो जो नए पॉइंट्स आते हैं तो अपनी नोटबुक में जहाँ नोट्स बनाते हो ये पॉइंट लिख लेना कि स्नब नोज क्या होती है, एंड यस इट इज हेरिडिटरी, ये इनहेरिट हो सकती है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 ऑप्शन बी बिकम्स द करेक्ट आंसर। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 3, इसका भी जल्दी से आंसर बताइए। लेट्स रीड द क्वेश्चन टिल दैट टाइम। The organs which perform different functions but have the same basic structure are known as homologous organs, analogous organs, homolytic organs या analytic organs। तो इसमें मैं ज़्यादा वक्त नहीं दूंगी, आसान से क्वेश्चन है भाई। वो ऑर्गन्स जो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हो, यानी कोई ऑर्गन फ्लाइंग के लिए यूज़ होगा, कोई रनिंग के लिए हो रहा है, या कोई वॉकिंग के लिए, या कोई चीज़ें उठाने के लिए, फंक्शन अलग अलग है, लेकिन उनका बेसिक स्ट्रक्चर अंदर से जब आप उनका स्ट्रक्चर देखोगे तो वो सेम है, यानी ऐसा बताता है कि इनका कोई कॉमन एंसेस्टर रहा होगा, है ना। अब हो सकता है जीवन में ऐसी कंडीशन आई कि इनको अलग अलग काम करने पड़ गए, तो वो उस हिसाब से मॉडिफाई हो गए, लेकिन जब आप बेसिक स्ट्रक्चर अंदर से देखोगे तो वो सेम होता है। तो आई थिंक इसका भी आंसर आ गया होगा, काफ़ी आसान सी ये कहानी है। दीज टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स आर नोन एज होमोलॉगस ऑर्गन्स। दो टाइप के ऑर्गन हमने पढ़े थे, होमोलॉगस और एनालॉगस। तो होमोलॉगस ऑर्गन कौन सा होता है यार, जिसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा, सेम होगा, बस फंक्शन अलग है। तो इसमें मैं आपको एग्जांपल बताऊं तो एग्जांपल क्या हो सकता है, आप ले सकते हो मैन यानी इंसान के, मैन वुमन मतलब ह्यूमन की बात है ना, ह्यूमन का जो हाथ है ले लो, है ना, 4 लिम्ब ऑफ ह्यूमन ले लो, 4 लिम्ब, 4 यानी ये 4 वाला 4 नहीं है, FORE 4 है, यानी आगे वाला हाथ, 4 लिम्ब ऑफ ह्यूमन। आप ले लो 4 लिम्ब ऑफ अ बैट, ठीक है, आप ले लो 4 लिम्ब ऑफ अ फ्रॉग, चलो ये 3 ले लो एग्जाम्पल। बोलोगे मैम इंसान का हाथ तो चीज़ें उठाने में, ये सब काम करने में यूज़ होता है, बैट का हाथ तो फ्लाइंग में यूज़ हो रहा है, फ्रॉग का जो 4 लिम्ब है वो उसको हॉप करने के लिए यूज़ हो रहा है, कितने अलग अलग फंक्शन है इनके। लेकिन जब आप अंदर से इनका बेसिक स्ट्रक्चर स्टडी करोगे ना, आपको वैसा ही स्ट्रक्चर दिखेगा, आपको जो है यूमरस दिखेगा, रेडियस, अल्ना सब दिखेगा, मेटाकार्पल, कार्पल दिखेंगे, वैसा ही बेसिक स्ट्रक्चर है। यानी कैसे इनके फंक्शन अलग अलग हैं लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर 4 लिम्ब का सेम है। सो दिस बिकम्स ऑप्शन ए, होमोलॉगस ऑर्गन्स। आई होप ये आंसर सही दिया होगा। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 इसका जस्ट उल्टा है, तो इसमें गलती नहीं करना, जल्दी से क्वेश्चन पढ़ूंगी एंड आंसर बताऊंगी इसका मैं। The organs which perform similar functions but have different basic structure are called asymmetric organs, analogous organs, homologous या फिर homophonic organ। तो फिर से 2 ऑर्गन मैंने बता दिए थे यार, मतलब अब इस केस में सिमिलर फंक्शन है, यानी फंक्शन तो सेम है, यानी जैसे ले लो काम उड़ने का है तो सब उड़ने का काम करेंगे। फॉर इंस्टेंस लेट्स टेक विंग्स, विंग्स का एग्जाम्पल लेते हैं। विंग्स क्या काम कराएंगे, बोलोगे मैम वेरी ऑब्वियस है, विंग्स का काम होगा उड़ना। तो एक तरफ आप ले लो बटरफ्लाई के विंग्स, एक तरफ आप ले लो बैट के विंग्स, और तीसरा भी ले लेते हैं, चलो एक तरफ आप ले लो बर्ड्स के विंग्स, ठीक है। अब देखने में तो ऐसा लगेगा विंग्स हैं यानी ये सेम होंगे, काम तो उड़ने का कर रहे हैं,
यानी लाइफ में इनको ऐसी सिचुएशन आई कि इन सबका काम एक ही हो गया, उड़ने का। लेकिन जब आप इनका बेसिक स्ट्रक्चर देखोगे ना, बिल्कुल अलग दिखेगा, क्योंकि बैट का बेसिक स्ट्रक्चर जो है विंग का, वो जैसे ह्यूमन का हाथ है ना, 4 लिम्ब, उसके जैसा है। बर्ड्स का अलग मिलेगा, बर्ड्स एव्स में आते हैं, इनका अलग मिलेगा। बटरफ्लाई का अलग मिलेगा, ये इंसेक्ट्स में आते हैं। तो विच मीन्स फंक्शन सिमिलर है, लेकिन आप स्ट्रक्चर की बात करोगे तो वो अलग है। स्ट्रक्चर का मतलब ये नहीं है बाहर से, क्योंकि बाहर से तो विंग्स ही दिखते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर यानी अंदर से जब हम इंटरनली स्ट्रक्चर की बात करें, तो यानी किस टाइप के ऑर्गन्स होते हैं, दीज ऑर्गन्स आर नोन एज एनालॉगस ऑर्गन्स। ठीक है, पिछले वाले होमोलॉगस थे, ये हो जाएंगे एनालॉगस। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5, इसका भी आंसर क्विकली बताइए। देखो एग्जांपल्स भी मैंने बता दिए थे, तो ये आंसर बन जाएगा बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है विंग ऑफ एन इंसेक्ट एंड फोरलिम्ब ऑफ अ बर्ड आर एनालॉगस ऑर्गन, एनालेप्टिक ऑर्गन, होमोलॉगस ऑर्गन या होमोफोबिक ऑर्गन। अभी अभी एग्जांपल दिया था, अब तो गलत मत करो, सीधे सीधे चीटिंग करा दी मैंने। विंग ऑफ एन इंसेक्ट, एक इंसेक्ट का विंग, और फोरलिम्ब ऑफ अ बर्ड, ये दोनों किस टाइप के ऑर्गन होंगे। सो दिस ऑल्सो शुडंट टेक मच टाइम। अब मैंने आपको क्या बताया था, विंग ऑफ एन इंसेक्ट, तो आप कोई भी इंसेक्ट ले लो। जैसे अभी अपन ने क्या लिया था, बर्ड लिया था, ओ बटरफ्लाई ली थी। बर्ड कहाँ से आ गया भाई, बर्ड तो ये है, बटरफ्लाई है ना। इंसेक्ट में अपन ने बटरफ्लाई का विंग ले लिया। अब 4 लिम्ब ऑफ अ बर्ड, तुमको कंफ्यूज करने के लिए इन्होंने कह दिया 4 लिम्ब। बेटा बर्ड के जो 4 लिम्ब होते हैं ना, वही तो मॉडिफाइड होते हैं फ्लाइंग के लिए, वही तो उनके विंग्स होते हैं। बर्ड के जो 4 लिम्ब होते हैं, दीज आर मॉडिफाइड फॉर फ्लाइंग, और वही विंग्स होते हैं। तो यानी दोनों का काम क्या है, फिर से वही स्टोरी हो गई। फंक्शन तो सेम है, फंक्शन क्या है, सेम है, किसका, फ्लाइंग का। दोनों ही उड़ रहे हैं, चिड़िया भी उड़ रही है, बटरफ्लाई भी उड़ रही है। लेकिन व्हेन यू स्टडी इनका बेसिक स्ट्रक्चर, तो बेसिक स्ट्रक्चर दोनों का अलग है, जो कि बताता है कि इनके एंसेस्टर कहीं से भी कॉमन नहीं थे, अलग अलग जगह से आए हैं ये दोनों। तो यानी दीज टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स कम अंडर ऑप्शन ए, एनालॉगस ऑर्गन्स। तो ये हो जाता है अपना सही आंसर। ठीक है भाई, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 पे, इसका भी बता दीजिए जल्दी से आंसर। फॉसल पे बेस्ड क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। टिल द टाइम आई विल रीड द क्वेश्चन। If the fossil of an organism is found in the deeper layers of earth, then we can predict that. क्वेश्चन समझा देती हूँ। क्वेश्चन कह रहा है अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म का, यानी कोई प्लांट ले लो या कोई एनिमल ले लो, उसका जो फॉसल है अर्थ की डीपर लेयर में पाया गया है, डीपर यानी गहरी, नीचे नीचे वाली लेयर्स में पाया गया है, तो इस बात का मतलब क्या है। तो आपको 4 ऑप्शंस में से बताना है। पहला ऑप्शन कहता है एक्सटेंशन ऑफ ऑर्गेनिज्म हैज अकर्ड रिसेंटली, एक्सटेंशन ऑफ ऑर्गेनिज्म हैज अकर्ड thousands of years ago, the fossil position in the layers of earth is not related to its time of extension, या ऑप्शन डी, time of extension cannot be determined। तो बहुत ही इजी पीजी क्वेश्चन है ये, यानी ऐसा मतलब मान लो थोड़ा और अपन इसको ऐसे बनाते हैं, तुमको समझ आए क्या स्टोरी है। देखो ऐसे ऐसे ये फॉसिल्स यानी ये लेयर्स हैं अर्थ की, ठीक है, समझते जाओ। जैसे नीचे जाते जा रहे हैं वैसे कैसे हो जाएगी, लेयर गहरी होती जाएगी, डीप होती जाएगी। काला रंग आ जा भाई, देखो ऐसे जा रहे हैं, डीप होती जा रही है। अब मान लो किसी जानवर का, किसी भी कोई भी ऑर्गेनिज्म ले लो, है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म का यहाँ पे फॉसिल मिला है, ठीक है, यहाँ पे जो है फॉसिल मिला है डीपर लेयर में, यानी इतना नीचे मिला है। तो इससे क्या प्रिडिक्ट होता है कि ऑर्गेनिज्म बहुत ही रिसेंटली गया है या बहुत साल पहले। बोलो मैम इतना नीचे है, मतलब इतने सालों तक सॉइल ऊपर आती गई, लेयर आती गई, तो मतलब काफी साल लग गए होंगे, thousands of years। जैसे अपन डायनासोर्स वगैरह की फॉसल निकलती है थाउजेंड ऑफ ईयर्स। रिसेंटली होता तो यहाँ कहीं ऊपर होता, लेकिन ये बहुत नीचे है, बहुत नीचे चला गया, यानी ऑप्शन बी हो जाता है करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी क्या कह रहा है, द एक्सटेंशन ऑफ ऑर्गेनिज्म हैज अकर्ड thousands of years ago, तभी इतना डीपर लेयर्स में है। जितनी और नीचे लेयर जाती जाएंगी उतने पहले हम कह सकते हैं, अभी 1000 कह दिया, आप कह सकते हैं मिलियंस ऑफ ईयर्स। ऑलराइट, सो ऑप्शन बी बिकम्स द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 7, इसका बताइए सही आंसर। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। Which of the following statement is incorrect with respect to variations? यानी हम ऑलरेडी हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन चैप्टर में काफ़ी इंपॉर्टेंट हमने टॉपिक पढ़ा है वेरिएशन जिसका नाम है, तो उसी पे बेस्ड, यानी उसकी थ्योरी आपको क्लियर होनी चाहिए, उसी पे बेस्ड आपको बताना है इन चारों स्टेटमेंट में से इनकरेक्ट बेटा मेरे गलत स्टेटमेंट कौन सा है। तो यानी 3 स्टेटमेंट सही होंगे, एक गलत होगा। तो स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, जल्दी से आंसर बताओ। ए,
all variation in a species have equal chance of survival. B, change in generic composition results in variation. C, section of variations by environmental factors forms the basis of evolutionary process. या option D, variations are the minimum in asexual reproduction. तो वेरिएशन को सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो यानी डिफरेंसेस जो आते हैं विभिन्नता टाइप की, है ना, ऑर्गेनिजम्स में। इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है? शुडंट टेक मच टाइम, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। चलो एक एक पॉइंट देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 1, ऑल वेरिएशंस इन द स्पीशीज हैव इक्वल चांस ऑफ सर्वाइवल। ये कह रहे हैं कि यानी कोई एक स्पीशीज है, मान लो कोई बग की स्पीशी है ना, बग्स की स्पीशी है, तो उसमें जो है जितने वेरिएशन आए हैं सभी इक्वली सर्वाइव करेंगे। तो बेटा पहला ही आंसर आपको मिल गया गलत। कैसे? पहला ऑप्शन गलत कैसे है यार? वेरिएशन आए ही इसलिए जरूरी नहीं है हर वेरिएशन सर्वाइव करे। जैसे मान लो एक अपन ऑर्गेनिज्म की स्पीशी ले लेते हैं, एक के हैं शॉर्ट लेग्स, एक के हैं शॉर्ट लेग्स, ठीक है, एक के हैं मीडियम लेग्स, है ना, मीडियम वाले हैं, और एक के हैं लॉन्ग लेग्स, ठीक है। ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म है, ऐसा कोई जानवर है जिसके सेम ही स्पीशीज में, देखो सेम स्पीशीज में होते हैं कि नहीं वेरिएशन। जैसे हम इंसान हैं तो भी हमारी स्पीशीज में कितने कितने वेरिएशंस हैं, तब भी हम अलग दिखते हैं। तो यहाँ भी वही कहानी है, शॉर्ट लेग, मीडियम लेग, लॉन्ग लेग्स। अब लाइफ में ऐसी कंडीशन आई होगी इनके कि जिस एरिया में रहते हैं वहाँ पे नीचे की जो घास है न्यूट्रिशन के लिए, नीचे की जो घास है वो खत्म हो गई, एंड ऊपर से टॉल ट्रीज पे जो है आपको फूड मिल रहा है। तो न्यूट्रिशन बहुत ज़रूरी है। धीरे धीरे क्या होता जाएगा, ये जो शॉर्ट लेग्स वाले हैं ये बेचारे मरते जाएंगे क्योंकि इन्हें न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। मीडियम लेग्स थोड़ा बहुत बोल सकते हैं, इनमें से कुछ कुछ सर्वाइव कर लेंगे, है ना, जहाँ तक मीडियम हाइट की ट्रीज होंगी। एंड लॉन्ग लेग्स वाले बिल्कुल बेहतरीन तरीके से सर्वाइव करेंगे। क्यों? क्योंकि इनके लेयर लंबे हैं, ये पेड़ों तक पहुंचकर अपना न्यूट्रिशन बेहतरीन ले सकता है। दिस वॉज जस्ट एन एग्जाम्पल। तो आप बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि जितने भी वेरिएशन है सब में इक्वल चांस ऑफ सर्वाइवल हो। डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। जैसे शॉर्ट लेग्स एक्सटेंट ही हो जाए शायद, मीडियम लेग थोड़े बचे रहे, थोड़े नहीं रहेंगे, 50% मान लो, ठीक है, और लॉन्ग लेग्स वाले मान लो सभी सर्वाइव करेंगे। तो पहला ऑप्शन हो जाता है इनकरेक्ट, बाकी तीनों करेक्ट ही हैं। जेनेटिक कॉम्पोजिशन में चेंज हो, वेरिएशन होता है, वेरिएशन जो है एवोल्यूशनरी प्रोसेस में हेल्प करता है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आसान सी कहानी है, वेरिएशन मिनिमम होगा, कम से कम। क्यों? क्योंकि उसमें एक ही पेरेंट चाहिए, फोटोकॉपी बनाते हैं, तो वेरिएशन का ज़्यादा सवाल नहीं उठता है इसमें। 7 का आंसर ए हो जाता है करेक्ट। आ जाइए भाई क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब दीजिए। क्वेश्चन कहता है वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रेट्स ऑफ द पेरेंट्स कैन नॉट बी पास्ड ऑन टू द फ्यूचर जनरेशन, दिस ट्रेट इज, यानी अगेन वो ट्रेट वाली कहानी है। 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कोई एक ऐसा ट्रेट है जो कि पास ऑन नहीं हो सकता है। ध्यान से देखना, कैनॉट पूछा है, कैनॉट बी पास ऑन टू द फ्यूचर जनरेशन। सो ऐसा कौन सा ट्रेट है? क्लेफ्ट चिन, पॉइंटेड चिन, स्कार्ड चिन या ब्रॉड चिन? क्लेफ्ट चिन, पॉइंटेड चिन, स्कार्ड चिन, ब्रॉड चिन। तो ये फिर अगेन इसमें कोई बहुत ज़्यादा आपको कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है, याद रहने चाहिए। तो अगेन जब ये क्वेश्चन सॉल्व करूँ उसके बाद नोट्स में लिख लेना कौन से वाले हेरिटेबल हैं और कौन से इनहेरिट नहीं हो सकते फ्यूचर जनरेशंस में। आ जाइए, क्लेफ्ट चिन क्या होता है? क्लेफ्ट चिन में आपको बता दूं, कुछ लोगों की चिन देखी होगी, आप सब में से भी किसी की होगी शायद क्लेफ्ट चिन। यहाँ पे चिन पे जिनको डिम्पल होता है ना, डिम्पल कहते हैं वैसे अपन कॉमन लैंग्वेज में, उसको क्लेफ्ट चिन कहा जाता है यूजुअली, जिसको चिन पे डिम्पल पड़ता है। एक तो डिम्पल यहाँ होता है ऐसे, है ना, शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण को जो डिम्पल पड़ता है यहाँ पे, और एक यहाँ वाला डिम्पल होता है, तो उसे साइंटिफिकली अपन क्लेफ्ट चिन कहते हैं। तो ये इनहेरिट बिल्कुल होता है या पेरेंट्स से, क्योंकि इट इज़ अ टाइप ऑफ चिन, है ना, ये कैरेक्टर है चिन का, ट्रेट है ये एक, तो ये बिल्कुल होता है। पॉइंटेड चिन यानी ऐसी तीखी जो चिन होती है, थोड़ी बहुत मेरे जैसी कह सकते हैं, पॉइंटेड चिन, ये एक टाइप है चिन का, तो ये भी इनहेरिट होता है। स्कार्ड चिन, स्कार का मतलब समझो, यानी स्किन पे जैसे मान लो मेरे मम्मी पापा में से किसी को चोट आ गई हो, तो ऐसा नहीं कि वो चोट ट्रांसफर हो जाएगी या मुझे चोट आ जाए तो मेरे बच्चों में ट्रांसफर है, नहीं, स्कार्ड चिन नहीं होती है इनहेरिट। स्कार्ड यानी कोई स्कार आ गया हो, जैसे यहाँ पे स्कार आया, मुझे यहाँ चोट लग जाए, तो वो ट्रांसफर नहीं होगा, वो इनहेरिट नहीं होगा। ब्रॉड चिन यानी ये भी चिन का एक शेप है, जैसे आप देखोगे यूजुअली कैसे बोलते हो कि बच्चे पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स जैसे मिलते हैं, चिन के शेप देख के, क्लेफ्टेड चिन है, किसी की चिन पे डिम्पल है, हाँ यार उसके पापा की चिन पे भी है, या फिर उसकी बुआ, उसकी दादी, ऐसे बोल सकते हैं। तो ब्रॉड चिन भी इनहेरिट हो सकती है। तो यानी आपके एग्जाम्पल्स के लिए आपको और कुछ मिल गए हैं पॉइंट्स। सी, स्कार्ड चिन हो जाता है करेक्ट आंसर, जो कि इनहेरिट नहीं हो सकता। ओके, चलिए मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? Some dinosaurs had feathers, although they could not fly, but birds have feathers that help them to fly. In the context of evolution,
दिस मीन्स दैट, ये बेहतरीन क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं सबसे चाहूंगी। बता रहा है क्वेश्चन कि उस टाइम में भी जब अपन डायनासोर्स के यार फोटो वगैरह देखते थे तो कुछ डायनासोर्स के पास फेदर हुआ करते थे, और ये सब स्टडी हमने किससे करी थी, फॉसिल्स वगैरह से करी थी, ठीक है। तो कुछ डायनासोर्स में फेदर होते थे लेकिन वो उड़ते नहीं थे उससे, और अभी ये देखने को मिलता है, ऑफकोर्स हम सब देखते हैं बर्ड्स में फेदर हैं, और उन्होंने अपने फेदर्स का सबसे बेहतरीन यूज किया है, वो उन्हें फ्लाइंग के लिए यूज करते हैं, उड़ने के लिए, है ना। तो यानी अगर हम इवोल्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, और ये चीज मैं पढ़ा चुकी हूँ, इससे आप क्या कंक्लूड कर सकते हो कि रेप्टाइल्स हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम बर्ड्स, देयर इज नो एवोल्यूशनरी कनेक्शन बिटवीन रेप्टाइल एंड बर्ड्स, फेदर्स आर होमोलॉगस स्ट्रक्चर इन बोथ द ऑर्गेनिज्म, या फिर बर्ड्स हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम रेप्टाइल्स। और ये अलग से मैंने टॉपिक पढ़ाया था, बिल्कुल अच्छे से याद है मुझे, तो थोड़ा सा सोचो और इसका आंसर दो कि डायनासोर्स में भी फेदर थे, बर्ड्स में भी फेदर हैं, ऑल्दो वो बेचारों, उनमें इतना दिमाग नहीं था कि वो उसको उड़ने के लिए यूज़ कर पाए, लेकिन बर्ड्स ने यूज़ कर लिया। तो आपको बस बताना है कि ये रिश्ता क्या कहलाता है ना दोनों के बीच का, या फिर कोई रिश्ता है भी नहीं, कि कोई एवोल्यूशनरी कनेक्शन है या नहीं है। ओके चलो भाई, अब एक बात बताओ, डायनासोर्स की अगर मैं बात करूं, आपका टाइम तो हो गया, अब इतना टाइम मत लो यार, चलो आ जाओ। डायनासोर्स की बात है, बर्ड्स की बात है। बर्ड्स हमें पता है एव्स क्लास हम कहते हैं, डायनासोर्स आते हैं बेटा रेप्टाइल्स के अंदर, है ना। डायनासोर्स किसके अंडर आते हैं, रेप्टाइल्स, प्रेजेंट डे जो हम रेप्टाइल्स कहते हैं। तो अगर मैं ये कहूं कि डायनासोर्स में भी फेदर थे पर उन्होंने उड़ने के लिए खैर यूज नहीं किया, और अभी हमें किस में दिखते हैं, फेदर बर्ड में दिखते हैं जो कि फ्लाइंग के लिए यूज करते हैं, तो मैं ये कह सकती हूँ ना कहीं, अरे कहीं ना कहीं बर्ड्स के पूर्वज डायनासोर रहे होंगे, कहीं ना कहीं कह सकता है कि नहीं, बिल्कुल, क्योंकि उनमें भी फेदर थे। सो विच मीन्स वी कैन से दैट बर्ड्स, लाइन अच्छे से सुनना, इंग्लिश में गलती करते हो, बर्ड्स हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम रेप्टाइल्स। डायनासोर मतलब क्या, रेप्टाइल्स है ना भाई ये। फ्रॉम का मतलब, अब देखो ऑप्शन ए और डी में कंफ्यूज कर दोगे एक खुद को ही कि रेप्टाइल्स हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम बर्ड्स या बर्ड्स हैव इवॉल्व्ड, ये इंग्लिश घुमा देती है, तो उसको थोड़ा हिंदी में बोलो फिर से। बर्ड्स रेप्टाइल से इवॉल्व हुए हैं, सो बर्ड्स हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम रेप्टाइल्स, ये रहे होंगे इनके पूर्वज। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाता है अपना, ऑप्शन नंबर डी। ओके, दिस मीन्स दैट बर्ड्स हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम रेप्टाइल्स। आई होप ये आंसर बिल्कुल सही मार्क किया होगा। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 ऑन योर स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। अच्छा भाई, फिर से 4 स्टेटमेंट दिए हैं, गलत स्टेटमेंट बताना है, यानी 3 सही होंगे 1 गलत, तो किस बात की देरी है, जल्दी से बताओ आंसर। क्वेश्चन पढ़, ओ क्वेश्चन तो पढ़ लिया, क्या पढ़ना है, ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ए, फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्टेन जीन्स इन अ पॉपुलेशन चेंजेस ओवर सेवरल जनरेशंस रिजल्टिंग इन एवोल्यूशन। Reduction in the weight of an organism due to starvation is genetically controlled. Low weight parents can have heavy weight progeny, या फिर traits which are not inherited over generation do not cause evolution. Okay, आसान से स्टेटमेंट है, सिर्फ इनकरेक्ट बताना है। तो जल्दी से 10th क्वेश्चन का आंसर बता दो, और मुझे लगता है बता दिया होगा भाई। क्या है क्वेश्चन, पहला ऑप्शन कहता है फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्टेन जीन्स इन अ पॉपुलेशन चेंजेस ओवर सेवरल जनरेशन। ठीक है भाई, जीन्स की फ्रीक्वेंसी बदलती है जिससे एवोल्यूशन होता है, ठीक। रिडक्शन इन द वेट, अगर किसी ऑर्गेनिज्म का वेट कम हो जाता है स्टारवेशन से, वो चीज़ भी जेनेटिकली कंट्रोल्ड है, बिल्कुल नहीं। वेट का कम होना जेनेटिकली कंट्रोल्ड थोड़ी ना है यार, ऐसे कैसी बात हुई। यानी अगर आज बोलोगे कि पलक मैम आप खाते पीते नहीं हो क्या, तो इससे मेरे जेनेटिकली क्या फर्क है। आप बोलो मेरे मम्मी पापा को देखोगे आप तो बिल्कुल एकदम खाते पीते दिखेंगे, तो ये जेनेटिकली कंट्रोल नहीं है चीज़ें भाई। तो लो वेट पेरेंट्स कैन हैव हैवी प्रोजनी, बिल्कुल यार, कई पेरेंट्स ऐसे दुबले पतले दिखेंगे और बच्चे खाते पीते, तो ऐसा हम नहीं कह सकते भाई, कोई दिक्कत नहीं, ये चीज़ हो सकती है। ट्रेट्स विच आर नॉट इनहेरिटेड ओवर जनरेशन डू नॉट कॉज एवोल्यूशन, अगर काफ़ी जनरेशन तक कोई ट्रेट इनहेरिट नहीं हुआ हो तो एवोल्यूशन कॉज नहीं करता है, बिल्कुल सही बात है। तो यानी क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, न्यू स्पीशीज में बी फॉर्म्ड इफ, नई स्पीशीज कब फॉर्म होंगी। अब ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट कैसे है कि इसमें आपको 4 नंबर दिए गए हैं, 1 2 3 4, ये 4 पॉइंट्स हैं एक्चुअली, ये पॉइंट्स आपको पढ़ना है, और हो सकता है कि इनमें से कोई 1 पॉइंट करेक्ट हो, कोई 2 हो, 3 हो या 4 हो, एंड इस पे बेस आपको बताना है A B C D, ये हैं आपके ऑप्शंस, ये है पॉइंट्स, ये क्वेश्चन का ही पार्ट है यहाँ तक, एंड दीज आर दी ऑप्शंस। तो क्विकली से बेटा जल्दी से बता दो क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर। नई स्पीशीज कब बन सकती है, यानी नई टाइप की स्पीशीज कब बनती हैं। पॉइंट नंबर 1, DNA अंडर इफ,
है ना, इफ डीएनए अंडरगोज सिग्निफिकेंट चेंजेस इन जर्म सेल्स, 2 क्रोमोसोम नंबर चेंजेस इन द गेमेट, 3 there is no change in the genetic material, या 4 mating does not take place। तो A B C D क्या होगा, आपको पहले आराम से पॉइंट पढ़ना है और अपनी तरफ से टिक करो कि यार ये वाला पॉइंट सही है, ये वाला पॉइंट गलत है। तो shouldn't take much time। नई स्पीशीज कब बनती हैं? आइए भाई, पहला पॉइंट कहता है जब डीएनए में, यानी जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, इसमें अगर कोई चेंजेस आए, वो भी किसमें, जर्म सेल के डीएनए में चेंज। जर्म सेल क्या होता है, आपको मैं जितने भी सिनोनिम्स हैं यानी पर्यायवाची हैं याद रखा करो, क्योंकि हमें क्या होता है, हमने पढ़ते टाइम सेक्स सेल पढ़ा था, गेमेट्स पढ़ा था, यहाँ जर्म सेल आ गया। तो बेटा जर्म सेल्स ही आपके सेक्स सेल्स होते हैं, या जिन्हें आप गेमेट्स कहते हो, या वही स्पर्म और ओवम जो कि फर्टिलाइजेशन में पार्ट लेते हैं। तो इन्हीं का रोल है, अगर इन्हीं में चेंजेस होंगे तभी ये पास ऑन होंगे और ये तब नई स्पीशी बन सकती है। तो बिल्कुल करेक्ट है ये बात। पॉइंट नंबर 2, क्रोमोसोम नंबर चेंजेस इन द गेमेट। अब गेमेट की ही बात है, यानी स्पर्म या ओवम में क्रोमोसोम नंबर में कोई भी चेंजेस आए, तो चेंजेस से एक्चुअली कुछ कुछ डिजीजेस भी हैं, कुछ कुछ डिफेक्ट्स भी हैं जो आप आगे जाके पढ़ेंगे। तो ये बात भी बिल्कुल सही है, नई स्पीशी फॉर्म होती है इससे। पॉइंट नंबर 3, देयर इज नो चेंज इन द जेनेटिक मटेरियल। नहीं भाई, अगर जेनेटिक मटेरियल में कोई चेंज नहीं है तो नई स्पीशीज नहीं बनेगी, तो इस पॉइंट को हटा दो। मेटिंग डज नॉट टेक प्लेस, गलत बात भाई, अगर मेटिंग ही नहीं हो, अरे सेक्सुअल फर्टिलाइजेशन की तो कहानी है, नई स्पीशीज तभी बनती है। तो यानी नंबर 1 और नंबर 2 पॉइंट एकदम करेक्ट है, इन दोनों पॉइंट्स में नई स्पीशीज बन सकती है। तो यानी 1 and 2 करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर ए क्लियरली सेज 1 and 2 आर करेक्ट। तो यानी क्वेश्चन नंबर 11 का अपना आंसर क्या होता है बेटा, ऑप्शन ए। आ जाइए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 12 पे और इसका आंसर बता दो कमेंट करके। तब तक हम क्वेश्चन क्या कहता है पढ़ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द इवोल्यूशनरी थियोरी, फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू स्पीशीज इज जनरली ड्यू टू, जो हमने इवोल्यूशन की थ्योरी पूरी पढ़ी है उसके हिसाब से, उस थ्योरी के हिसाब से नई स्पीशीज जनरली कब बनती है। तो यानी कैसी बात है यार, पिछला जो क्वेश्चन देखा उसी से सिमिलर है, इसमें ऑप्शन अलग है। सो दिस इज माय वे ऑफ टेलिंग यू डिफरेंट टाइप ऑफ वेराइटी, कि ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, मतलब एक ही टाइप का क्वेश्चन है लेकिन ऑप्शन अलग है, तो आप गलत मत कर देना आंसर। ऑप्शन ए, सडन क्रिएशन बाय नेचर। बी, accumulation of variation over several generations. C, clones formed during asexual reproduction. And D, movement of individual from one habitat to another. तो नई स्पीशीज कब बनती है, देखो जब मान लो इन्वायरमेंटल फैक्टर या कोई भी ऐसा फैक्टर आया हो जिसकी वजह से स्पीशीज के अंदर वो वेरिएशन आया है ना, वेरिएशन यानी वो चेंज आया, और वही वेरिएशन चलते 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 जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होते गया, यानी जनरेशन टू जनरेशन वो वेरिएशन एक्यूमुलेट होते गए और इसी से क्या बन सकती है, नई स्पीशी। तो ये जो मैंने लाइन आपको हिंदी में बोली, इसी का आंसर इंग्लिश में होगा, यानी एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशंस ओवर सेवरल जनरेशंस। एक दो जनरेशन की बात नहीं है, काफ़ी जनरेशन तक, यानी दादा के परदादा उनकी जनरेशन से वो वेरिएशन, वो चेंजेस एक्यूमुलेट इकट्ठे होते आए हैं, तब जाके एक नई स्पीशी बनती है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर उम्मीद करती हूँ सभी ने दिया होगा, क्या, ऑप्शन बी। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर दे दो बेटा, बेहतरीन। The presence of which of the following types of organs in two animals indicates that they are not derived from a common ancestor। यानी इनमें से ऐसा कौन सा ऑर्गन है जिसके प्रेजेंस से ये पता चलता है कि ये जो दो ऑर्गेनिज्म है, यानी कोई हो सकता है, दो होंगे जानवर, कोई ऐसा पता चलता है कि ये जो है एक कॉमन एंसेस्टर से नहीं आए हैं। तो ऐसे कौन से टाइप के ऑर्गन है, मुस्कुराओगे, बोलोगे मैम शुरुआत में ही थोड़ा इसी टाइप का क्वेश्चन देखा था, लेकिन बस क्वेश्चन पूछने का उनका स्टाइल अलग था। क्वेश्चन का स्टाइल अलग है लेकिन आंसर वही है, यानी कॉमन एंसेस्टर नहीं है, मतलब उनका जो बॉडी का बेसिक स्ट्रक्चर है। बात को समझ रहे हो, कहना क्या चाहते हैं कि इनका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो क्या है, डिफरेंट है। अरे बेसिक स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा तभी तो उनका पूर्वज सेम नहीं होगा, अंदर से अलग है भाई। यानी अगर बेसिक स्ट्रक्चर अलग है तो हम इतना तो समझ गए क्या सेम है, उनका फंक्शन सेम है। जैसे फॉर एग्जाम्पल विंग्स ऑफ अ बर्ड एंड विंग्स ऑफ अ बटरफ्लाई, काम है दोनों का उड़ना लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर अलग है। तो ये कौन से टाइप के ऑर्गन होते हैं, क्लियरली मैम दीज आर एनालॉगस ऑर्गन्स, जिनमें ये पता चलता है एंसेस्टर अलग है। सो ऑप्शन सी बिकम्स करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 13। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 14, जल्दी से बताइए इसका आंसर, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन कहता है the presence of which of the following types of organs in two organisms indicates that they are derived from the same ancestor। लो भाई
पूरा उल्टा क्वेश्चन है। अब इन ऑर्गन्स के प्रेजेंस से पता चलता है कि पूर्वज इनका एक ही था, लेकिन जीवन में इनकी ऐसी कंडीशन आई कि उनको काम अलग करना पड़ गया। तो जैसे फोरलिम ऑफ अ ह्यूमन ले लो, ह्यूमन का फोरलिम, फ्रॉग का फोरलिम ले लो, बर्ड का फोरलिम, अलग अलग काम है, लेकिन जब स्ट्रक्चर देखोगे रेडियस, अल्ना, कार्पल सब एक जैसे दिखेंगे। तो यानी एंसेस्टर इनका सेम होगा। एंड ये कौन से टाइप के ऑर्गन है? वेरी इजीली ऑप्शन डी, होमोलॉगस ऑर्गन्स। दिस इज द करेक्ट आंसर। कितनी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, देखो पैटर्न वही है, बस आपको घुमा फिरा के पूछ रहे हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 15 पे क्विकली इसका आंसर बताइए। अच्छा क्वेश्चन है ये, आर्टिफिशियल सिलेक्शन पढ़ा था, उसमें मैंने आपको ये एग्जांपल दिया था, ये एग्जांपल आता है तो इसको समझ लो। क्वेश्चन कहता है वन ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉट बीन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वाइल्ड कैबेज बाय द प्रोसेस ऑफ आर्टिफिशियल सिलेक्शन, दिस वन इज। यानी हमने देखा था वाइल्ड कैबेज के लिए आर्टिफिशियल सिलेक्शन का एग्जाम्पल लिया था, यानी फार्मर्स ने ही डिफरेंट डिफरेंट टाइप की उन्होंने ग्रो करी थी, क्या ग्रो करी थी? प्लांट्स, उन्होंने वेजिटेबल ग्रो करी थी फ्रॉम वाइल्ड कैबेज। तो उनमें से कौन सा नहीं है? कोलराबी, कैबेज, स्पिनिच या केल, केल या कले भी कहते हैं हिंदी में, इनमें से ऐसा कौन सा नहीं है जो वाइल्ड कैबेज से बनाया गया है? तो काफ़ी आसान है इसका आंसर। फूल गोभी, पत्ता गोभी ये सब बनाए थे। जो नहीं बनाया है, उम्मीद करती हूँ जल्दी से आंसर बता दिया होगा, ए, बी, सी या डी में से। कोहलराबी बना था, कैबेज पत्तियों वाला बना था, स्पिनिच बोलो मैम, पालक, पालक तो याद ही नहीं आ रही, नहीं पलक मैम, पालक नहीं बना था। केल या कले जिसे हम कहते हैं वो बिल्कुल बना था, कॉलीफ्लावर भी बना था, लेकिन स्पिनिच की बात हमने नहीं करी थी। वाइल्ड कैबेज, स्पिनिच जो है वाइल्ड कैबेज से नहीं बना था। तो यानी ऑप्शन सी बिकम्स द करेक्ट आंसर। ज़्यादा इसमें आपको दिमाग नहीं लगाना था, सिर्फ याद रखना था। कमिंग टू क्वेश्चन 16, द फॉसिल ट्राइलोबाइट वॉज ओरिजिनली, याद करिए मैंने एक फॉसिल के बारे में पढ़ाया था, इसका नाम भी पढ़ाया था और बताया भी था ये कौन सी है, किस में आती है ये ट्राइलोबाइट। ओरिजिनली क्या थी ये? एन आर्थ्रोपोड, एन इनवर्टिब्रेट, अ रेप्टाइल या एन एव। ट्राइलोबाइट मैंने आपको बताया था ये फॉसिल है, यानी अब तो भाई ये नहीं मिलेगी आपको। और ये जो है मरीन एनवायरनमेंट में रहती है, मरीन जो है पानी में रहती है, ये मराइन वाटर्स जिसे हम कहते हैं, मरीन कह लो, मराइन कह लो, सबका अलग प्रोनाउंसिएशन है। तो ये ओरिजिनली क्या है? ओरिजिनली बेटा याद करो, मैंने आपको बताया था ट्राइलोबाइट एक अर्थ्रोपोड होता है, यानी अर्थ्रोपोडा के अंदर आता है, इंसेक्ट्स के अंदर आता है ये। तो यानी इसका आंसर बन जाता है ऑप्शन ए, एन अर्थ्रोपोड। सिंपल क्वेश्चन, जस्ट यू नीड टू रिमेंबर ऑल दिस। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 17. Question number 17, one pair of organs in the following animals are not homologous. This is, यानी आपको चारों ऑप्शन में पेयर दिए गए हैं, जोड़ी दिए गए हैं होमोलॉगस के, लेकिन इनमें से कोई एक ऐसा पेयर है जो होमोलॉगस नहीं है, नॉट होमोलॉगस, और वही आपको बताना है। तो जल्दी से पढ़िए और आंसर बताइए। 4 limbs in humans and lizard, 4 limbs in lizard and frog, wings in butterfly and bat, wings in bat and bird. इनमें से कोई एक होमोलॉगस नहीं है, नॉट वाला। क्वेश्चन अच्छे से समझा करो। आसान से क्वेश्चन लग रहे हैं, मुझे लगता नहीं है ज़्यादा टाइम लोगे, बहुत ही फास्ट बच्चे हो यार। एंड एक और चीज़ याद रखना, लास्ट में सबको क्या कैलकुलेट करना है? स्कोर। जितना भी आपका स्कोर आए, आई थिंक 20 नंबर ऑफ क्वेश्चन है, तो 20 में से जितने भी मार्क्स आए, 15 आए, 20 आए, ये बताना। और साथ ही साथ ऐसे नहीं, गोला नहीं बना सकते आप, तो ऐसे बता देना डैश करके। और साथ ही साथ अपनी सिटी का भी नेम लिखना, यानी अगर आप मुंबई हो, दिल्ली हो, कहीं से भी हो, है ना, तो आप अपनी सिटी का भी नेम लिखना। क्यों? ताकि आप देख सकते हो कितने डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड से बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं और जो है साथ में अपना स्कोर भी बता रहे हैं। आप अपनी रैंकिंग चेक कर सकते हो इससे, कहाँ स्टैंड करते हो, कितनी मेहनत करनी है। ओके चलो, इतना टाइम दे दिया मैंने भाई। 4 limbs एंड ह्यूमंस एंड बर्ड बिल्कुल होमोलॉगस हैं, सेम एंसेस्टर हैं, यानी सेम इनका स्ट्रक्चर है हाथों का, बस काम अलग है। लिजर्ड एंड फ्रॉग की भी सेम कहानी है। विंग्स एंड बटरफ्लाई एंड बैट, ना भाई ना, बटरफ्लाई ठहरी अपनी कौन इसमें आ गए अर्थ्रोपोड में, इंसेक्ट है बटरफ्लाई, और बैट जो ठहरा अपना मैमल। तो दोनों के विंग्स का फंक्शन सेम है, फंक्शन इज टू फ्लाई, लेकिन अब जब आप बेसिक स्ट्रक्चर देखोगे तो दोनों का अलग है। तो यानी ये होमोलॉगस नहीं, एनालॉगस है। विंग्स इन बैट एंड बर्ड सही है भाई, आ जाओ आगे। ठीक है, चलिए भाई, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? द विंग्स ऑफ अ हाउस फ्लाई एंड द विंग्स ऑफ अ स्पैरो आर एन एग्जाम्पल ऑफ। हाउस फ्लाई मक्खी का, और जो स्पैरो है यानी बर्ड का, और आप किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? इंसेक्ट के जो विंग्स हैं, किसके एग्जाम्पल है? फिर मैंने आपको बताई सेम कहानी यार। काम क्या है? फंक्शन सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर देखो तो अलग है। फंक्शन यानी हाउस फ्लाई के विंग्स भी उड़ने में मदद कर रहे हैं,
बर्ड्स की विंग्स भी उड़ने में मदद कर रहे हैं, लेकिन स्ट्रक्चर अलग है। तो फिर से ये कैसे होगा, ये अगेन हो गए हमारे एनालॉगस ऑर्गन्स। तो ऑप्शन ए हो जाता है करेक्ट आंसर। कितनी प्रिपरेशन हो जाएगी आपकी, क्योंकि होमोलॉगस एनालॉगस क्वेश्चन पे मैक्सिमम नंबर पूछे जाते हैं भाई, तो याद रखिएगा। लास्ट सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19। आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन को। अ zygote which has inherited an X chromosome from the father will develop into baby boy, baby girl, adult, either boy or girl। adult तो सबसे बेहतरीन ऑप्शन था कि अगर कोई zygote है जो कि पापा से एक्स क्रोमोसोम लेके आया है तो वो क्या बनेगा, लड़का बनेगी, लड़की बनेगी, बड़ा इंसान बनेगा, या लड़का लड़की, दोनों में से क्या बनेगा। काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है यार, बता दो इसका आंसर। ये फादर है, ये मदर है। क्रोमोसोम सेक्स डिटर्मिनेशन की कहानी पढ़ चुके हैं हम। और एक चीज़ और बताई थी मैंने, यूजुअली इंडिया में माना जाता है माँ रिस्पॉन्सिबल होती है लड़के या लड़की के जन्म पे, लेकिन ना बेटा, माँ नहीं है, ये पिताजी का काम है भाई। देखो मम्मी तो जो है, जो भी हो, जिस भी सिचुएशन में एक ही क्रोमोसोम लाएगी एक्स, क्योंकि उसके पास क्या होते हैं, दोनों एक्स एक्स होते हैं। अब ये कहानी किस पे डिपेंड करती है, फादर पे डिपेंड करती है कि वो क्या लेके आ रहे हैं। तो फादर अगर एक्स लाएंगे तो एक्स एक्स मिलके क्या बना जाएगी, फीमेल लड़की बन जाएगी, बेबी गर्ल। लड़की हुई है, बधाई हो, लक्ष्मी जी हुई है ना। अरे बेबी की स्पेलिंग क्या है भाई, बेबी गर्ल, ठीक है, बेबी गर्ल होगी। और फादर से अगर वाई आएगा तो क्या होगा, बेबी बॉय। तो इन दिस केस पता नहीं, सबसे फनी ऑप्शन तो ऑप्शन सी है, अडल्ट यानी बड़ा बच्चा क्यों पैदा होगा पता नहीं, बेबी गर्ल पैदा होगी इस केस में। तो ऑप्शन बी बन जाता है अपना करेक्ट आंसर। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 मैं यहाँ लिखती हूँ, बताओ इसका सही आंसर। आखिरी क्वेश्चन है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अच्छा, 4 स्टेटमेंट दिए हैं, आपको गलत स्टेटमेंट बताना है, इनमें से गलत स्टेटमेंट कौन सा है। तो ए कहता है फॉर एवरी हार्मोन देयर इज अ जीन, बी कहता है फॉर एवरी प्रोटीन देयर इज अ जीन, सी कहता है फॉर प्रोडक्शन ऑफ एवरी एंजाइम देयर इज अ जीन, और डी कहता है फॉर एवरी टाइप ऑफ फैट देयर इज अ जीन। क्लियरली एकदम अलग आंसर आपको दिख जाएगा इसमें कि जीन जो है, हमें पता है जीन क्या होता है, याद दिला दूं, चलो याद दिला देते हैं। क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम पे डीएनए है, ठीक है, तो क्रोमोसोम नहीं बनाऊंगी मैं, डीएनए पे आ जाऊंगी। डीएनए के किसी भी एक सेगमेंट को हम कहते हैं अ सेगमेंट ऑफ डीएनए इज बेसिकली क्या होता है बेटा, यही होता है अपना एक जीन, जो कि पर्टिकुलर कोड करता है। जैसे मान लो ये हेयर कलर के लिए जीन है ना, ये किसी एंजाइम प्रोडक्शन के लिए जीन है, ये किसी हार्मोन के लिए जीन है, ये किसी प्रोटीन के लिए जीन है। लेकिन भाई साहब हर फैट के लिए कोई जीन नहीं होता है। जीन बेसिकली क्यों होगा, जैसे वो फैट के प्रोडक्शन के लिए जो एंजाइम चाहिए होगा उसके लिए जीन होगा, लेकिन फैट के लिए जीन नहीं होगा। तो यानी ऑप्शन डी बिकम्स अ करेक्ट आंसर। डी गलत स्टेटमेंट में है, बाकी ऊपर के 3 जैसे मैंने आपको एक्सप्लेनेशन के टाइम बता दिया, तीनों सही हैं। हार्मोन के लिए जीन होता है, हर प्रोटीन के लिए जीन होता है, एंजाइम के लिए जीन होता है, लेकिन एवरी टाइप ऑफ फैट के लिए अपन जीन नहीं कह सकते। तो यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए यार, इसी के साथ खत्म होते हैं हमारे इंटरमीडिएट लेवल के एमसीक्यूज। आई होप आप सभी को मजा आया होगा, एंड जल्दी से अपना स्कोर एंड आप जिस सिटी में रहते हैं उसे कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। आपको फिर से बता दूं, मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आपको मिलती है बिल्कुल फ्री एजुकेशन। यानी मेरे लेफ्ट साइड में जितने कोर्सेज दिख रहे हैं इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में हैं। आप चाहें तो हमसे हमारे जितने भी सोशल मीडिया हैंडल हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, हर जगह कनेक्टेड रह सकते हैं। एंड एक और इन्फॉर्मेशन बता दूं, सिर्फ आप सभी के लिए मैग्नेट ब्रेन्स पे अवेलेबल है बुक्स एंड ई बुक्स। यानी जितना बेहतरीन 1 नंबर कंटेंट आपको दिखता है उसको हमने डाल दिया है थ्योरी, वर्क्स, एमसीक्यू, सो ऑन एंड सो मेनी मोर में। तो उस कंटेंट को लेने के लिए आप जो है डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है फॉर्म का, उस फॉर्म को भरिए, देन जल्द से जल्द जो है हमारी टीम आपसे कॉन्टैक्ट करेगी। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन गुड बाय।